नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि इंडिगो फ्लाइट संकट की असली वजह सरकार का मोनोपोली मॉडल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ कंपनियों को बढ़ावा देकर बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म कर रही है और इसका सीधा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। राहुल गांधी का यह बयान उस समय आया है जब इंडिगो ने गुरुवार को 550 से ज्यादा और शुक्रवार को 400 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, जिससे देश भर के यात्रियों की यात्रा योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिगो का यह संकट सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। हर बार आम लोग ही भुगतते हैं, देरी, कैंसिलेशन और बेबसी के रूप में। भारत को हर सेक्टर में निष्पक्ष प्रतियोगिता चाहिए, मैच फिक्सिंग जैसी मोनोपोली नहीं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर एयरलाइंस सेक्टर में ऐसी स्थिति बार बार क्यों बन रही है और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को हर क्षेत्र में साफ और निष्पक्ष प्रतियोगिता चाहिए, न कि मैच फिक्सिंग जैसी मोनोपोली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपने पिछले साल लिखा गया एक आर्टिकल को भी फिर से साझा किया। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी तो 150 साल पहले खत्म हो गई, लेकिन जो डर वो पैदा करती थी वही डर आज नई तरह के बड़े बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली से वापस आ गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय व्यवसायों के लिए एक न्यू डील यानी नया और प्रगतिशील बदलाव लाने का समय आ गया है। इंडिगो एयरलाइंस में उड़ानों की अव्यवस्था लगातार चौथे दिन भी जारी रही। देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर शुक्रवार को कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। सबसे बड़ी समस्या दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखी, जहां इंडिगो की सभी उड़ानें आधी रात तक रद्द कर दी गई। बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी शुक्रवार सुबह कम से कम 102 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। इंडिगो ने डीजीसीए को पहले ही बताया था कि 8 दिसंबर से वो अपनी उड़ानें कम करेगी और अगले 2-3 दिनों तक देरी और कैंसिलेशन जारी रहेंगे। गुरुवार को एयरलाइन ने कहा कि उड़ान सेवाएं 10 फरवरी 2026 तक पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद है। इंडिगो ने कम रात उड़ान नियमों में ढील की मांग की है, जिसे लेकर डीजीसीए विचार करेगा। एयरलाइन को क्रू भर्ती, ट्रेनिंग और रोस्टर बदलाव का पूरा प्लान भी देना होगा। शाम को इंडिगो ने एक्स पर पोस्ट कर यात्रियों से माफी मांगी और असुविधा के लिए खेद जताया। राज्यसभा में शुक्रवार को विपक्ष ने देश भर में इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ये देख रही है कि निजी एयरलाइन इंडिगो की समस्या को हल करने में केंद्र कैसे मदद कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने उनका यहां स्वागत किया। भारत और रूस के बीच हैदराबाद हाउस में बहुत ही अहम बैठक हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका औपचारिक स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद वो राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान कहा कि दुनिया को शांति की ओर लौटना चाहिए और हम शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। भारत तटस्थ यानी न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। भारत रूस संबंधों को और आगे बढ़ना चाहिए और नई ऊंचाइयों को छूना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2001 में भारत की भूमिका इस बात की मिसाल है कि दूरदर्शी नेतृत्व कैसे दो देशों के रिश्तों की दिशा बदल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत रूस के संबंध आज भी ऐसी ही लंबे समय की साझेदारी का सबसे मजबूत उदाहरण है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे लगता है कि 2001 में जो भूमिका हमने निभाई वो दिखाती है कि एक दूरदर्शी नेता कैसे सोचता है, कहां से शुरुआत करता है और रिश्तों को कितनी दूर लेकर जा सकता है। भारत रूस संबंध इसका सबसे शानदार उदाहरण है। इंडिया टुडे से बात करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और चीन के बीच जो भी तनाव है, रूस खुद को उन विवादों का पक्षकार नहीं मानता है। पुतिन ने साफ कहा कि भारत और चीन दोनों हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं और रूस को उनके आपसी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने दोहराया कि ये पूरी तरह भारत चीन का द्विपक्षीय मामला है और रूस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर अमेरिका रूस से ईंधन खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं। इंडिया टुडे से बात करते हुए पुतिन से जब पूछा गया कि ट्रंप के उस बयान पर क्या कहेंगे जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर सवाल उठाया गया था, पुतिन ने जवाब में कहा कि अमेरिका खुद रूस से न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम खरीदता है।
जो उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को हमारा फ्यूल खरीदने का अधिकार है तो भारत को भी वही अधिकार होना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेनी सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र से पीछे हटना होगा। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन ऐसा नहीं करता है तो रूस वहां कब्जा कर लेगा। पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के किसी भी समझौते को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात गुरुवार रात भारत पहुंचने के बाद कही। उन्होंने इंडिया टुडे से कहा, या तो हम इन क्षेत्रों को बलपूर्वक मुक्त कराएंगे या यूक्रेनी सैनिक इन क्षेत्रों को छोड़ दें। बता दें, रूस का डोनबास के करीब 85% हिस्से पर नियंत्रण है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्षेत्र छोड़ने से इनकार कर दिया है। पुतिन की यह टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी शांति योजना पर चर्चा कर रहे उनके वार्ताकारों का मानना है कि रूसी नेता युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। ईडी ने रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और यस बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में 1120 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की। एजेंसी के मुताबिक अटैच की गई संपत्तियों में 18 से ज्यादा प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस और अनलिस्टेड शेयरों में निवेश शामिल हैं। इनमें रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों की संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की 7 प्रॉपर्टी, रिलायंस पावर की 2 प्रॉपर्टी, रिलायंस वैल्यू सर्विसेज की 9 प्रॉपर्टी और कई कंपनियों के एफडी शामिल हैं। ईडी इससे पहले भी आरकॉम और अन्य रिलायंस कंपनियों के मामले में 8,997 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। अब कुल अटैचमेंट बढ़कर 10,170 करोड़ हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने गुरुवार को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 5.5% से घटाकर 5.25% कर दिया है। इस साल 2025 में यह कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। आम लोगों और घर खरीदने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इससे वास्तव में ईएमआई कम होगी? मौद्रिक नीति समिति ने 3, 4 और 5 दिसंबर को बैठक कर वर्तमान आर्थिक स्थिति, महंगाई, विकास दर का अनुमान और लिक्विडिटी का आकलन किया। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि समिति ने सर्वसम्मति से दर घटाने का फैसला किया। गुजरात में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में पता चला कि राज्य की वोटर लिस्ट में 17 लाख से अधिक मृतक वोटरों के नाम अभी भी शामिल हैं, जैसा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने गुरुवार को जारी किया। एसआईआर अभियान 4 नवंबर से शुरू हुआ, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी अपने क्षेत्र में एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित कर रहे हैं। यह अभियान 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता सूचियों की दोबारा जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं। ये निर्देश एसआईआर के तहत दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मर चुके, गायब या डुप्लीकेट वोटरों के नाम पहले फेज की डेडलाइन 11 दिसंबर से पहले लिस्ट से हटाए जाएं। पहले ये डेडलाइन 4 दिसंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ से कहा कि डेटा अपलोड करते समय बेहद सावधानी बरतें ताकि कोई गलती ना रह जाए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ नियुक्त कर दिया। ये नियुक्ति 5 साल के कार्यकाल के लिए होगी। यह फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से भेजी गई सिफारिश पर लिया गया। अब तक आसिम मुनीर आर्मी चीफ थे। नए सिस्टम में सीडीएफ देश की सेना का सबसे बड़ा सैन्य पद होगा। पिछले महीने पाकिस्तान संसद ने 27वां संशोधन संविधान का किया था पास, जिसके बाद सीडीएफ का पद बनाया गया। इसका उद्देश्य संकट के समय एकजुट कमान और तेज फैसले लेना बताया गया। इस नए पद के साथ ही चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद खत्म कर दिया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.